छात्र उमेश इस वक्त मौजूद है JIH जमात इस्लामी हिंद के मुख्यालय पर और यहाँ पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं जिसमें हरियाणा वायलेंस है और इसी के साथ साथ जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जानिब से जो रिपोर्ट एक आई है जिसमें जो है महिलाएं जो देश भर से महिलाएं और लड़कियां जो है गायब हुई हैं उस पर एक रिपोर्ट है और उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की जाएगी। तो हम जिम्मेदारों से जमात इस्लामी हिंद के पदाधिकारियों से बात करेंगे कि इन पूरे मामला पर उनका क्या कहना है या फिर वो क्या सोचते हैं। मैम, जिस तरह से आपने भी जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर एक बात रखी, तो उसमें जो आंकड़े बताए गए हैं उसमें हमारा सवाल एक ये है कि उन आंकड़ों में जब हमने पढ़ने की और छानबीन करने की कोशिश की तो ये मालूम हुआ कि दूसरे नंबर पर जो बता रहे हैं कि जहाँ से बहुत ज्यादा महिलाएं और वेस्ट बंगाल है वहाँ से महिलाएं और लड़कियां जो गायब हो रही हैं, तो वहाँ पर एक लेडी CM है, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। तो इस मामले पर आपका क्या सोचना है कि एक ऐसा राज्य जहाँ पर बहुत वक्त से एक लेडी चीफ मिनिस्टर है और उनके राज्य में इस तरह का मामला है? ये हमारा सोसाइटी में खवातीन के बारे में, खवातीन के ऊपर जो माइंडसेट पैदा हुआ है तो डीप रूटेड है वे ये। तो सिर्फ एक लेडी प्राइम मिनिस्टर आने में कोई चेंज नहीं ला सकता है, लेकिन पूरा सिस्टम एक साथ मिलकर, चाहे हमारा जुडिशियल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट सिस्टम, हुकूमत और समाज, सब लोग मिलकर काम करना है इसके लिए। सबसे पहले हमारा घर से जमात इस्लामी का भी यही राय है कि अवेयरनेस पैदा करने के लिए, मोरालिटी और एथिकल वैल्यूज और रिलीजियस वैल्यूज को एस्टैब्लिश करने के लिए, वो बच्चों के अंदर पैदा करने के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़के पैदा हो रहा है घर से, इनके अंदर भी रेस्पेक्ट करने के लिए, दूसरे जेंडर को रेस्पेक्ट करने का जो माइंडसेट है वो पैदा करने के लिए हम कोशिश करना है। और हमारा एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी आजकल क्या हो रहा है, पूरा वैल्यूज को हटा के, पूरा हमारा कल्चर को हटा के काम चल रहा है। कल्चर, इन द नेम ऑफ कल्चर, जो चीज वो लोग ला रहे हैं उसके अंदर एम्बेडेड है खवातीन के खिलाफ कुछ चीज। सो ये भी हम सोचने की बात है कि हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जरिए, घरेलू सिस्टम के जरिए और हमारा समाज में लीगल सिस्टम के जरिए ये सब मिलकर काम करना है। तो जो नारे, सिर्फ नारे में कुछ नहीं हो सकता है, बेटी बचाओ, लेकिन उस पे आप कितना अमल किया। अभी देख लीजिए जो पहलवान का केस आया, पहलवान का केस में क्या हुआ। तो इस तरह का केसेस में सबसे पहले ये देखते हैं कि मुजरिम कौन सा रिलीजन, मजहब फॉलो करते हैं, मुजरिम कौन सा पॉलिटिकल एफिलिएशन है उनका, मुजरिम का पॉकेट में कितना पैसा है, ये सब चीज देखने के बाद ही सजा देते हैं और डिले करते हैं। डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस, और डिले करके वो जस्टिस भी नहीं देते। तो इस तरह का चीज को हटा के अगर हमारा हुकूमत सिंसियर है तो बेटी बचाने के लिए, हमारा बेटियों को के अंदर कॉन्फिडेंस पाइए, उनको एजुकेट करने के लिए बहुत कुछ करने का है। अच्छा मैम, एक सवाल और ये था कि जिस तरह से आप हुकूमत का जो रवैया है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रवैया है इस पूरे मामले में, बेटियों को लेकर जो है सिर्फ नारेबाजी से काम लिया जा रहा है, ये आप कह रही हैं। इसी के साथ हम एक दूसरी तरफ जब देखते हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, तो उसमें भी हम देखेंगे कि पिछली जो कैबिनेट से इस कैबिनेट में जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है वो खवातीन को या फिर महिलाओं को मतलब महिलाओं को ला रही है और उनको बढ़ावा देने का काम कर रही है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि इस तरह का मामला? मैं एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि डाटा हमसे कहते हैं कि अभी वीमेन, पॉलिटिकल एंगेजमेंट वीमेन कम हो रहा है। अगर नंबर डाटा देखेंगे तो एक्चुअली इट इज, उसका परसेंटेज कम हो रहा है। और खवातीन को सिर्फ नाम के लिए नहीं लाना है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज है, लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज है, उधर खवातीन भी होना चाहिए, क्योंकि खवातीन का प्रॉब्लम क्या है, खवातीन ज्यादा समझते हैं। तो एनफोर्समेंट के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडीज में ज्यादा खवातीन होना चाहिए। लेकिन ये मार दिया खवातीन का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा सिस्टम का, पूरा हमारा जो सोशल एटमॉस्फेयर है, जो कास्ट सिस्टम के ऊपर है। और कुछ लोग कुछ किताबें में भी, अपना स्पीचेस में भी खवातीन के खिलाफ बहुत कुछ कहते हैं। कुछ लोग अगर आपको किसी मजहब लोगों के बारे में और किसी सोसाइटी के एनिमिटी है, खिलाफ है, और उस कम्युनिटी का खवातीन को रेप करना जायज है, इस तरह का वाकयात भी है ना, इस तरह का स्टेटमेंट्स भी आ चुका है, आ रहा है।
तो जो हेट स्पीचेस, जो ये सब चीज हमारा नौजवान के अंदर उनको इंस्टिगेट करते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, उनको एक डॉग विजिल है ये, उनको एक क्या कर सूचना है और हम कैसे इन सोसाइटी का खवातीन से बिहेवियर वो हमने देखा मणिपुर में और हर जगह में हम देख रहे हैं, राजस्थान में, मणिपुर में, हर जगह। हमारे साथ अब मौजूद हैं इंजीनियर सलीम साहब जो जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो उनसे जानेंगे कि यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो CSDS की रिपोर्ट के बारे में उन्होंने बात रखी है, तो उस पर जमात के क्या विचार हैं या फिर सलीम साहब उस पर क्या सोचते हैं। सलीम साहब, सीधा सवाल हमारा यही है कि CSDS की जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उसमें पत्रकारों की मानसिकता और मीडिया जो इस वक्त देश में मौजूद है उनके क्या हाल हैं, तो उस पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो CSDS और लोक नीति की तरफ से जो रिपोर्ट जारी हुई है मीडिया को लेकर, मीडिया कर्मियों को लेकर, मीडिया की आज़ादी को लेकर, वो बहुत चिंताजनक है, बहुत अफसोसनाक है। और बताया गया है कि 82% लोग ये सर्वे में ये बताते हैं कि मीडिया हाउसेस के जो मालिकान हैं वो सरकार की तायद में है, वो सरकार के साथ है। तो मीडिया अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो ये कितने अफसोस की बात है। तो 82% ऑफ मीडिया के मालिकान सरकार के साथ हैं, तो कैसे मीडिया अपना रोल, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, जब आप सरकार की चीज़ों पर सवाल उठाने की पोजीशन में नहीं है। ये भी कहा गया है कि जो लोग सरकार की जो पॉलिटिकल व्यू है उससे अलग कोई व्यू रखता है या उसके खिलाफ व्यू रखता है तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, उनको ट्रोल किया जाता है, उनके मालिक जो है उनका एम्प्लॉयमेंट छिन जाने का खतरा उनके सामने मंडराता है। तो इतने दबाव में हमारे जर्नलिस्ट जो ठीक सोचते हैं वो भी उस दबाव में काम कर रहे हैं। तो ये जो मीडिया की अभी पिछले दिनों मई में जो एक रिपोर्ट आई थी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट थी, तो उसमें भी बताया गया कि हमारा मुल्क फ्रीडम ऑफ प्रेस के इंडेक्स के मुताबिक जो है वो 161 रैंक पर है। तो हम इतना नीचे पहुंच गए हैं कि 160 मुल्क जो है हमसे बेहतर है प्रेस फ्रीडम के मामले में, और हम 161वें मुकाम पर गिर गए हैं नीचे। तो ये साफ बता रहा है कि यहाँ का मीडिया जो है उसका बड़ा हिस्सा वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, दबाव में काम कर रहा है, और ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी मुल्क के लिए एक खतरे की घंटी है। तो हमारे मुल्क को और मुल्क की आवाम को और मीडिया का जो हिस्सा अभी बचा है, जो अभी अपनी आज़ादी को मेंटेन किए हुए, उसको चाहिए कि वो ज़रा मजबूती के साथ इसको आगे बढ़ाए और आवाज़ को उठाए। अच्छा, सलीम साहब, इसमें जो आपने बातें कही कि कहीं ना कहीं जो है मीडिया कर्मी जो हैं वो दबाव में हैं और वो दबाव महसूस कर रहे हैं और उनको ये खतरा है कि उनकी जो नौकरी है वो कहीं चली ना जाए। तो एक सवाल, चूँकि हम भी मीडिया पर्सन ही एक मीडिया कर्मी हैं, तो एक सवाल हमारे दिल में भी आता है कि हम अपने एग्जिस्टेंस की कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जो है क्या विकल्प हो सकता है मीडिया कर्मियों के लिए जो कहीं ना कहीं जो है दबाव महसूस कर रहे हैं या फिर उनको अपनी नौकरी का कहीं ना कहीं खतरा है? क्योंकि एक जो है एक मीडिया कर्मी जब वो देश में जाता है, मुद्दों पर बात करता है, काम करता है, तो उसके जब नौकरी का खतरा सताता है तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, चूँकि उसके पीछे पूरा एक परिवार होता है, उसकी फैमिली होती है, उनके खर्चे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लोग बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ काम भी कर रहे हैं। नौकरियां छोड़ने पर मजबूर किया गया, नौकरियां छोड़कर दूसरे काम उन्होंने अपनाए हैं। बड़े मीडिया हाउस से निकाले गए, वो छोटा अपना मीडिया चला रहे हैं। अब डिजिटल मीडिया और वेब पोर्टल और जो न्यूज़ पोर्टल्स वगैरह है, इसकी तादाद बड़ी है। तो अगर कोई आदमी कंप्रोमाइज न करना चाहे, हिम्मत से काम ले, तो उसके लिए रास्ते मौजूद हैं। ये अलग बात है कि मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन आवाम से हम ये कह सकते हैं कि आवाम को चाहिए कि वो ऐसे लोगों की मदद करे। ऐसे लोग जो अपनी उसूलों की वजह से, अपनी वैल्यूज़ की वजह से ऐसे मीडिया हाउसेस से निकाले गए हैं और अपना कुछ उन्होंने छोटा मीडिया शुरू किया है, ऐसे लोगों की मदद की जानी चाहिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाना चाहिए, और यही इसका तरीका है। और धीरे धीरे यही आवाज़ एक दिन जो है वो बड़ी आवाज़ बनेगी इंशाल्लाह,
और हम समझते हैं कि इसकी वजह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो जिसका बड़ा हिस्सा अब हुकूमत का एक तरह से गुलाम बन गया है, उसकी क्रेडिबिलिटी दांव पर लग गई है। अब उस पर कोई भरोसा नहीं करता। तो जब मीडिया की क्रेडिबिलिटी चली जाएगी तो फिर वो मीडिया सही माने में कोई अहम रोल अदा नहीं कर सकता। तो क्रेडिबिलिटी उनकी एक तरह से जा रही है और जो छोटा मीडिया आ रहा है सामने, इनकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, वक्त देने के लिए। तो ये थे इंजीनियर सलीम साहब, जो है मीडिया कर्मियों के ताल्लुक से, पत्रकारों के ताल्लुक से जो रिपोर्ट जो सामने आई, आंकड़े सामने आए हैं, उन पर बात कर रहे थे। और कहीं ना कहीं सलीम साहब का ये कहना भी है कि इस मामले में जो है बड़े मीडिया हाउसेस जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं जो है वो खो रहे हैं, लोगों का विश्वास उन पर से कम हो रहा है। और जो छोटे मीडिया उभर कर आ रहे हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, वेब पोर्टल्स वगैरह हैं, वो जो है अपनी क्रेडिबिलिटी को कहीं ना कहीं उसका लोहा मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ आप देख रहे थे छात्र विमर्श, मैं आपके साथ ओवैसी सिद्दीकी।